बात करेंगे सर रेलवे सेक्टर के बारे में, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से ये चीज़ें सुनी है। क्या उसका शेयर मैं ले लूँ, क्या उस कंपनी का मैं शेयर ले लूँ, क्या उस रेलवे का स्टॉक का शेयर मैं ले लूँ। सबसे पहले हमारी रणनीति ये होनी चाहिए, हम मकसद के पीछे बिल्कुल भी नहीं पड़ते। हम उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं जिस चीज़ से किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को खरीदने और बेचने से ऊपर नहीं। रेलवे के लिए सिर्फ एक कंपनी वर्क नहीं कर रही है, सरकारी कंपनी सहित प्राइवेट कंपनियां भी रेलवे के लिए वर्क कर रही है। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर रेलवे सेक्टर के बारे में, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से ये चीज़ें सुनी है। क्या उसका शेयर मैं ले लूँ, क्या उस कंपनी का मैं शेयर ले लूँ, क्या उस रेलवे का स्टॉक का शेयर मैं ले लूँ। सबसे पहले हमारी रणनीति ये होनी चाहिए कि जिस भी कंपनी के ऊपर हमारी नज़र है, कार्य क्या कर रही है वो, उसका आगे जाकर कुछ फ्यूचर है या नहीं है, सरकार उसके ऊपर कितना ध्यान दे रही है, क्या सरकार जिस क्षेत्र पर ध्यान दे रही है उसकी कंपनी की खूबियां हमें मालूम है। रेलवे के लिए सिर्फ एक कंपनी वर्क नहीं कर रही है, सरकारी कंपनी सहित प्राइवेट कंपनियां भी रेलवे के लिए वर्क कर रही है। तो हमारा ये जानना जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से भारत के अंदर आपको अभी बुलेट ट्रेन भी देखने को मिलेगी, 2026 तक शुरुआत होने की स्थितियां हैं। क्या वो बिना पटरियों के दौड़ेगी? क्या बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के वो चीज़ें होंगी, बिना पुल के होंगी, बिना दोहरीकरण के होंगी, बिना विद्युतीकरण के होंगी? तो वो उन सारी चीज़ों में भी वर्क लगता है। और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से 1300 स्टेशनों को आधुनिकीकरण करने की स्थितियाँ बताई है, उस पर भी हमारी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से 103 जो स्टेशन है उसका आधुनिकीकरण हो गया है। उसकी जो भी चीज़ें हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कल की है। तो जब हम उस रणनीति से आगे बढ़ जाते हैं जहां पर हमें उस विधि से चीज़ें समझनी चाहिए कि किस चीज़ के लिए क्या वर्क हो रहा है, तब जाकर हम मजबूत हो रहे हैं। वरना शेयर प्राइस तो किसी के खरीदने, किसी के बेचने, बड़े प्लेयरों के उतार चढ़ाव हो जाएंगे। और उन स्थितियों से अगर आप अपनी सोच को बेकार करके गए, अच्छा करके गए, तो वहीं हमारी रणनीति खराब हो जाती है। हमारा लक्ष्य दूर का होना चाहिए, उस विषय पे आज हम बात करेंगे। और क्या ऐसी रणनीतियां डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है, उसे हम समझेंगे। देखो सर, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% आयात शुल्क लगाने के लिए चीज़ें हमारे सामने रखी, आप सबको पता है। उससे देश के और विदेश के बाज़ारों में हलचलें मच गई। दूसरा, आपको ये समझना चाहिए कि अभी हाल ही के दिन मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताई थी जहां पर एप्पल का जो देश के अंदर निर्माण हो रहा है, भारत के अंदर, उससे थोड़ा सा खफा जो है डोनाल्ड ट्रंप है। और उन्होंने टीम कुक से, जो एप्पल की चीज़ें हैं, उनसे ये कहा था कि भारत में बने हुए जो मेक इन इंडिया वाले फ़ोन हैं वो अमेरिका की तरफ ना आए। और उन्होंने ये भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल जो है अमेरिका की तरफ निवेश करे। तो भैया ये रणनीतियाँ वो थी। पर आज एक न्यूज़ निकलकर मैं आपके सामने बता रहा हूँ, वो न्यूज़ बड़ी गहरी है, इससे बड़ी ही चीज़ों को आपको समझना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को ये कह दिया है कि उनके उत्पादों पर 25% तक का शुल्क लग सकता है अगर वो अपने उत्पादों को बाहर से यहाँ पर निर्यात करते हैं। तो उस पर 25% तक का ये चीज़, ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी इस चीज़ को चेताया था। और देश के अंदर ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के अंदर जो एप्पल के फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा जो एप्पल है वो बनाने की सोच रहे हैं। दूसरा, मैं आपको और बताऊं, जिस तरीके से चीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आयात शुल्क की स्थितियाँ जो ट्रंप ने की है, उससे भी एप्पल जो है अपने विनिर्माण जो वहाँ पर वो करता था उसे भारत की तरफ हस्तांतरित कर रहा है। तो उन स्थितियों को आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर अगर एप्पल ये चीज़ें नहीं मानता तो 25% शुल्क की स्थितियाँ आएंगी। और ये 25% बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके एप्पलों के उत्पादनों पर।
और यहाँ पर कुछ ना कुछ विचार जो एप्पल ज़रूर करेगा। इससे थोड़ी सी निराशा भारत को हो सकती है, क्योंकि भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एप्पल की चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं, भारत में आईफोन तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में के कारखानों में बनते हैं। टाटा ग्रुप सहित दूसरी कंपनियां ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि एप्पल ने मार्च 2025 तक समाप्त वित्त वर्ष में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईफोन का निर्यात किया है, ये मंत्री जी ने हमें बताया है। और अगर इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं ये भारत के अंदर चीज़ों को जो एप्पल कर रहा है उसमें थोड़ा सा विघ्न पड़ सकता है। ये आप बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसे हमें समझकर चलना पड़ेगा। अच्छा, कल मैंने आपको ये कहा था कि जिस कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक होती है छोटे मोटे शेयरों के अंदर, उसके अंदर पब्लिक की जीतने की आशंका काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ बड़े बड़े शेयरों के नाम भी बताए जिनके अंदर पब्लिक ज़्यादा है। भैया, पब्लिक के अंदर भी अदर भी बैठते हैं जिनकी होल्डिंग 1% 2% से ज़्यादा होती है। आप ये भी सर्च कर लेना कि उसके अंदर वो जो मेन पब्लिक है ना, उसके अंदर काफ़ी कम होती है बड़े बड़े शेयरों के अंदर, और वो बड़े बड़े होल्डिंग वाले चीज़ें होती हैं। यानी कि पब्लिक उसके अंदर काफ़ी कम होगी और जो बड़े बड़े होल्ड लेकर बैठे हैं उसके अंदर वो उनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, वो पब्लिक में लेकर बैठते हैं। तो इस वजह से आपको कुछ बड़े शेयरों के अंदर पब्लिक ज़्यादा दिख रही होगी, तो ये भी आपको बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं अब रेलवे की बात कर रहा हूँ। रेलवे की बातों को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से भारत के अंदर रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है। और अगर रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है तो यानी कि जितनी भी कंपनियां भारत के अंदर वर्क कर रही है उनकी भी काम की स्थितियां बढ़ने की स्थितियां हो जाती है। एक न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ को अगर हम समझे तो एयरपोर्ट जैसे दिखेंगे 103 रेलवे स्टेशन, पीएम मोदी आज करेंगे इसका उद्घाटन। और ये मैं आपको बता दूं कि इससे आपको देखना चाहिए कि भारत के अंदर जो आधुनिकीकरण हो रहे हैं वो 103 स्टेशनों के हो गए हैं और करीब 1300 स्टेशनों को अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है, जिसका लोकार्पण आज पीएम मोदी करेंगे, यानी 22 तारीख को वो करेंगे। तो ये हमारी स्थितियां बहुत उज्जवल हो जाती है और इससे हमें समझने का मौका मिल जाता है कि भारत के अंदर 1300 आधुनिकीकरण की स्थितियां हैं और उसके अंदर से 103 स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो गया। तो अभी बहुत बड़ा गैप है, यानी 1300 में से अभी 100 मान लो तो करीब 1200 तो अभी आधुनिकीकरण और होना है। और उससे आपको स्थितियां आपको समझकर चलनी पड़ेगी कि देश के अंदर रेलवे का जो सेक्टर है काफ़ी बड़ा है। देखो सर, हम मकसद के पीछे बिल्कुल भी नहीं पड़ते, हम उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं जिस चीज़ से किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को खरीदने और बेचने से ऊपर नीचे ले जाया जा सकता है। और अगर हम अपनी स्थितियों को मजबूत कर पाएंगे तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ेगा और कंपनी की स्थितियां किस तरीके से मजबूत हो रही हैं उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो हमारा मकसद ही उस चीज़ के लिए होना चाहिए कि देश के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से वो कंपनी उसके अंदर वर्क करती हैं। तो ये आपको बताना बहुत जरूरी था। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं तो साल 2026 में बुलेट ट्रेन का ट्रायल रन शुरू होने की संभावना है। गुजरात के सूरत और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम एडवांस स्थिति में पहुंच चुका है। इसके साथ ही साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब भी बनकर तैयार है। बता दें कि मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की हाई स्पीड 350 प्रति घंटे की होगी स्पीड उसकी। तो वहाँ यहाँ पर जिस तरीके से वंदे भारत आपको देखने को मिला, तो यहाँ बुलेट ट्रेन के ऊपर भी वर्क हो रहा है। तो ये किस चीज़ के ऊपर है? ये रेलवे सेक्टर की चीज़ों के साथ आता है। अगर मैं आपको दूसरी चीज़ अगर और बताऊं तो भारत में रोलिंग स्टॉक का भी बहुत बोलबाला है और भारत में कई कंपनियां हैं जो रोलिंग स्टॉक पर वर्क करती हैं, जिसके अंदर से प्रमुख कंपनी टीटागढ़, BEML और टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग शामिल है। इस तरीके से आपको रोलिंग स्टॉक की स्थितियां भी समझ में आ गई, कौन कौन सी कंपनी रोलिंग स्टॉक के ऊपर वर्क करती है, जो रेलवे के लिए एक अहम मुद्दा है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के अंदर रेलवे पहिए के लिए भी जो भारत के अंदर कंपनियां वर्क करती है, जिससे मुख्य तौर पर जो कंपनी है RWF द्वारा किया जाता है, जो कि बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ये भारतीय रेलवे की एक उत्पादन इकाई है और ये पहिया, एक्सल और व्हील सेट बनाती है। इसके अलावा भारत फोर्ज भी एक प्रमुख रेलवे इंजन पार्ट्स निर्माता है जो व्हील सेट और अन्य घटकों की आपूर्ति करता है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सेल जो है वो भी रेलवे के लिए वर्क करता है और काफ़ी अच्छा वर्क करता है और उसको उम्मीद भी है।
कि वो रेलवे से अच्छा खासा ऑर्डर पाने की उसको एक उम्मीद है। तो अगर हम समझें तो सेल जो काम करता है यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक प्रमुख इस्पात निर्माता है जो भारतीय रेलवे को पहिए की आपूर्ति करती है। रेलवे के लिए इस्पात यानी कि सेल रेलवे के लिए विभिन्न प्रकार के इस्पात उत्पादन भी बनाती है, जैसे कि रेल एक्सल और अन्य घटक। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ हमने कई कंपनियों की चीज़ें समझ ली जो रेलवे के लिए वर्क कर रही है। अब दो कंपनियां बड़ी फेमस है, एक तो IRFC और एक RVNL। देखो सर, IRFC आपको पता ही है, भारत के अंदर रेलवे को फाइनेंस करने वाली एक कंपनी है जिसके पास काफ़ी कम कर्मचारी और काफ़ी कम उसका खर्चा है, तो प्रॉफिट में कंपनी ही रहती है। तो इसका तो मुख्यतः काम यही हो गया कि रेलवे की परियोजना को फाइनेंस करना। तो एक इस तरीके से आप इसे IRFC को समझे। दूसरी कंपनी है RVNL, और RVNL के आपको मैं बताऊं तो विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का विकास और कार्यान्वयन करता है, जिसमें नई लाइनों का निर्माण, मौजूदा लाइनों का दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, रेलवे का विद्युतीकरण, मेट्रो रेल परियोजनाएं और अन्य संबंधित काम शामिल है। आज मैं आपको कंपनियों के काम की स्थिति समझा रहा हूँ, ये नहीं कि इसकी शेयर प्राइस की स्थिति आपको मैं बता रहा हूँ। RVNL गैर बजटीय वित्तीय पोषण के माध्यम से परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने में भी मदद करता है। परियोजनाओं के लिए निगरानी भी ये करता है। RVNL परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। ये सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएं समय पर और बजट के भीतर पूरी हो रही नहीं हो रही है। तो यहाँ RVNL भी जो है रेलवे के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन वर्क करता है, ये आप समझ कर चलना। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो भारत के पास अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा बड़ा रेलवे नेटवर्क है, लेकिन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में भारत इन देशों से कहीं आगे है। भारत में 94% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, जबकि अमेरिका में मात्र 37% है, चीन में 67% है और रूस में 51% रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिक है। तो सर भारत के अंदर काफ़ी बड़ा भारत है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रेलवे का माध्यम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा देखने की चीज़ें हमें बताई है और 103 का भी आपको पता है हो चुका है, तो इस स्थिति से आपको समझो कितना आधुनिकीकरण भारत के अंदर होगा। और एक राज्य से दूसरे राज्य को मिलाने के लिए दोहरीकरण की स्थितियाँ, विद्युतीकरण की स्थितियाँ जो है कौन कौन सी कंपनियाँ कर रही हैं, इस चीज़ को मैंने आपको बताया। यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको इतनी सी बता दूँ। तो हमें ये नहीं पूछना है कि ये शेयर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हमें ये पूछना है कि ये शेयर की कंपनी जो है क्या वर्क करती है और वो आपकी माइंड की स्थिति को परलव करती है, अच्छा करती है। तो उन स्थितियों के द्वारा आज मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर मुझे ज़रूर बताना। तो सर किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।